अस्सलामुअलैकुम आदाब। आप तमाम का आज के इस खुसूसी इंटरव्यू में इस्तकबाल। हमारे आज के इस इंटरव्यू में एक बहुत अहम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। एक ऐसे फ़र्द जिन्होंने एक बहुत बड़े चैलेंज को कबूल करने का फ़ैसला किया, फिर उस चैलेंज पर इस तरह लगे कि बहुत नुमायाँ कामयाबी के साथ अब वो हमारे इस मुल्क में मंज़र आम पर आए। मैं बहुत तफसीली गुफ्तगू अपने इंट्रो के बजाय सीधे इंटरव्यू की तरफ चलता हूँ। आज हमारे दरमियान मोहतरम असद ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं। हम सब जानते हैं कि रिसेंटली हमारी इस मुल्क का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम, जिसको हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, उस एग्ज़ाम को आपने अपनी ख़ुद की मेहनत के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 100 में 86 रैंक आप लेकर आए। बहुत बड़ा नुमाया काम है। मेरी अपनी समझ ये है कि ये सिर्फ़ इनके लिए अचीवमेंट नहीं है, बल्कि वो स्टूडेंट्स जो सोच नहीं पाते हों या हिम्मत नहीं कर पाते हों, वो इस नतीजे को और इनको देखते हुए एक इंस्पिरेशन लेंगे कि हाँ, हम भी शायद कर सकें, हम भी इनकी तरह आगे बढ़ सकें। तो आइए चलते हैं, हम असद साहब से जानने की कोशिश करेंगे इस सफ़र से मुताल्लिक़ कि कैसे उन्होंने इस सफ़र को अमल किया और कैसे इस मकाम को हासिल किया। तो बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कम्युनिटी की तरफ से मुबारकबाद कि जो कारनामा आपने अंजाम दिया है, और उसमें ख़ास तौर से जो चीज़ आपसे अदर देन ऑफ रिकॉर्ड जो बात पता चली कि आपने सेल्फ मेहनत से ये चीज़ अचीव की। जी सर। ये बहुत बड़ा पार्ट है चीज़ों को लेके। तो सबसे पहले तो इस कामयाबी को आप किस तरह से देखते हैं, कैसे? सर जैसे आपने बोला कि सेल्फ स्टडी के थ्रू बिना किसी कोचिंग क्लास लिए हुए जो तैयारी करने का, मुझे लगता है सर एक तरह का, मतलब जब मैं शुरू कर रहा था तो मुझे भी लगता था कि शायद कहीं बड़ी बड़ी कोचिंग में जाके तैयारी करने पे ही एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। बट इस सक्सेस को मैं इस तरह से देखता हूँ कि सर ये करने के बाद एक तो मैं खुद अपने आप पे अब ट्रस्ट ज़्यादा करने लगा हूँ कि मैंने जो काम किया, जो डिसीजंस लिए, क्योंकि आपको हमेशा बड़ा काम करने के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहाँ पे आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, और आपको जो रास्ता मुश्किल लगता है उस तरफ जाने में डर तो लगता है, लेकिन फिर भी आप जाते हैं। तो जैसे ये डिसीजंस जो मैंने पिछले 3-4 साल में लिए, अब जाके मुझे उन डिसीजंस पे ट्रस्ट बनना भी स्टार्ट हुआ है। और बहुत ही मतलब बहुत शुक्र है ऊपर वाले का भी और मेरे सारे लोगों का जिन्होंने मुझे मदद करी इस प्रिपरेशन में। स्पेशली मेरे जो वालिदैन हैं, मेरे पेरेंट्स का एक, और मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो अभी तो सर बहुत बहुत खुश हूँ कि ये 2 नाकाम अटेम्प्ट के बाद एक मुझे इस अटेम्प्ट में इतनी अच्छी कामयाबी हासिल हुई है। जो चीज़ आपने बताई है लास्ट में कि 3 अटेम्प्ट हुए। जी सर। नॉर्मली जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ नहीं जाते या जाने के बाद बहुत जल्द वापस आ जाते, मैंने कहीं पे सुना था कि जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है 3-4 अटेम्प्ट इज़ अ बेसिक पार्ट अब इसका बन चुका है। तो इस पे आपका क्या से है? सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जब आप अंदर आते हैं तब आपको पता लगता है कि क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो मुझे जो 3 अटेम्प्ट लगे वो ये समझने में लगे। जैसे मैंने जो पहले अटेम्प्ट में गलती करी वो मैंने दूसरे अटेम्प्ट में नहीं करी, जो दूसरे अटेम्प्ट में गलती करी वो तीसरे अटेम्प्ट में नहीं करी। तो ये लर्निंग प्रोसेस में मुझे टाइम लगा। तो मतलब मेरे हिसाब से तो सर, जैसे जो भी इंसान आना चाहिए उसको हर अटेम्प्ट ऐसा लेना चाहिए कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और इसी अटेम्प्ट में मुझे सेलेक्ट होना है। अगर इस नियत से आएंगे तो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो पाएगा। ये तो जाहिर सी बात है, वो सही है। मैं उसको दूसरे साइड से इसलिए पूछना चाह रहा कि कोई सोच कर इरादा करके आ जाए और फिर बहुत बड़ा, जितना बड़ा एग्ज़ाम और जैसी मेहनत होती है उतना सिलेक्शन ना होने पे फिर अफसोस भी होता है और हिम्मत हार के वापस हो जाए कि नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अब नहीं होगा। मैं उस कंसर्न से पूछना चाह रहा हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जी, इसको कोई पर्सन अगर आए तो क्या जहन में सोच कर आए कि भाई किस लेवल तक ट्राई करना चाहिए, कब पीछे हट जाने वाली जो बात है? सर जहाँ तक यूपीएससी का सवाल है, मुझे लगता है कि 2 उन्होंने 6 अटैम्प्ट्स अलाउ करे हैं, बट 6 अटैम्प्ट एक बहुत बड़ा, आपके 20s में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो मेरे हिसाब से कि 3 से 4 ऑनेस्ट अटैम्प्ट इंसान लेकर तो इस नियत से आना चाहिए कि क्योंकि हर इंसान को की कैलिबर अलग होता है, उनको समझने में उतना टाइम लगेगा एग्ज़ाम को। जैसे मेरे जहन में था कि मैं 3 अटैम्प्ट ही दूंगा और इस साल वाला अटैम्प्ट मैं नहीं दे रहा था एग्ज़ाम का। तो इस अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने ऑनेस्ट अटैम्प्ट हर इंसान को लेके आने चाहिए, और अगर उनको लगे कि हाँ अब मैंने अपना 100% मेहनत दे दी है,
अगर इसके बाद नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है तो मैं अपने प्लान बी के बारे में सोचूंगा। लेकिन सर मुझे लगता है कि एक यूपीएससी के लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें आप हर अटैम्प्ट में कुछ ना कुछ सीखते हैं और आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि मैं इतने अटैम्प्ट्स लेके आया हूँ, इसके बाद मैं इतने अटैम्प्ट तक अच्छे से अपना पूरा 100% दूंगा, इसके बाद मैं किसी और चीज़ के बारे में सोचूंगा। तो मेरे हिसाब से कि एटलीस्ट 3 या 4 ऑनेस्ट अटैम्प्ट दो आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है उसको उतना जहन में रखना चाहिए आपको। अच्छा, ये यूपीएससी का आपका आज का जो सिलेक्शन है, इससे पहले के एजुकेशनल लाइफ क्या रही, क्या आपने कोर्सेज किए थे? तो सर मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, जो उत्तर प्रदेश में एक शहर है। तो मैंने क्लास 10 तक अपना आवर लेडी ऑफ फातिमा स्कूल से सीबीएसई बोर्ड से मैंने पास किया। उसके बाद 11th और 12th मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया और फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो था वो मेरे पास सब्जेक्ट थे वहाँ पे। फिर मुझे इंजीनियरिंग करना था तो मैंने जेई का एग्ज़ाम लिखा, वहाँ से माशाल्लाह मेरी रैंक अच्छी आई थी तो मैं MNNIT इलाहाबाद में पढ़ने गया, जहाँ मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी 2015 से 2019 तक। उसके बाद सर मैंने हीरो मोटोकॉर्प में काम किया एज असिस्टेंट मैनेजर इन प्रोडक्शन, जिसमें मैं पहले गुड़गांव में था, उसके बाद चित्तूर में था आंध्र प्रदेश में। और यहाँ मैंने तैयारी करने का जो था वो नियत मेरी 2019 के बाद से हुई थी, जब मेरा कॉलेज से वापस आया था। बहुत बचपन का सपना नहीं था, लेकिन ये सपना टाइम के साथ साथ थोड़ा सॉलिडिफाई होने लगा था। फिर 2020 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें मैं प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाया था। उसके बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ के तैयारी करी थी सर 2 साल के लिए। मैं वो उसी कंसर्न में जानना चाह रहा था कि नॉर्मल ये कि कहा जाता है कि जिसको यूपीएससी के बारे में सोचना है वो 7th-8th से ही डिसाइड करना शुरू कर दे, और जितना लेट होगा तो फिर वो चीज़ पॉसिबिलिटी से बाहर जाए। तो एक तो चीज़ है कि कहीं से मालूमात हुई और ख्वाहिश दिल में हुई, तो ऐसा तो मल्टीपल कोर्सेज को लेकर ख्वाहिश होती है, लेकिन बाज़ाब्ता मुझे यूपीएससी करना है, या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद डिसाइड हुआ था या उससे पहले से जहन में था कि नहीं मुझे जाना ही है? सर ये कॉलेज करते टाइम मुझे 3rd और फाइनल ईयर में थोड़ा सा आइडिया लगा था कि ये एक लाइन है जो मैं ले सकता हूँ, बट कब लेना है इसका श्योरिटी नहीं थी। जब कोविड का टाइम आया था 2020 के अराउंड, जब कोविड हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन वगैरह लगा था, उस टाइम ये हुआ था कि मुझे समझ में आ गया था कि अभी ये टाइम है जो मैं तैयारी करना शुरू कर सकता हूँ उस टाइम पे। तो वहाँ मैंने एकदम इसमें 100% देना स्टार्ट किया। सर जहाँ तक स्कूल टाइम से सवाल है, मुझे लगता है कि इंसान को जो पसंद है उसमें ग्रेजुएशन ज़रूर करना चाहिए उनको एटलीस्ट पहले। और क्योंकि यूपीएससी हमें सारे सब्जेक्ट्स लेने की इंडिपेंडेंस देता है, मैं केमिस्ट्री लेकर भी निकाल सकता हूँ एग्ज़ाम, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी क्वालिफाई कर सकता हूँ, मैं एंथ्रोपोलॉजी से क्वालिफाई मैंने किया है। तो जो भी बच्चा पढ़ रहा है 7th-8th में है, अगर उसका ओरिएंटेशन बन रहा है यूपीएससी के लिए, तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जल्दी से जल्दी कम से कम उम्र में वो ये क्वालिफाई कर पाएंगे आईएएस का एग्ज़ाम। लेकिन अगर मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट वो लें वो एक ऐसा सब्जेक्ट लें जो उनका अपना इंटरेस्ट हो उसमें, ताकि वो उसमें 100% दे पाएँ, उसे अच्छे से पढ़ पाएँ, और जब तक उनका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं होगा वो यूपीएससी में भी उसमें उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। किस स्टेज तक कोई पर्सन फैसला ले सकता है कि मैं यूपीएससी में, फॉर एग्जांपल वो ग्रेजुएशन के बाद भी क्या डिसीजन लेके जा सकता है, या वो पीजी स्टार्ट हो चुका है उसके बाद भी वो, मतलब जाहिर सी बात है कि एज का प्रॉब्लम तो आएगा टेक्निकली, लेकिन इंसान कब से तक फैसला कर सकता है कि भी नहीं, हाँ आप डिसाइड कर सकते हैं यूपीएससी की तरफ जाने का? सर मुझे लगता है इसमें अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स ऑफ एज है, तब तक अगर आप 30 पे भी इरादा करते हैं कि मुझे एग्ज़ाम देना है और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई एज इसमें लेट आप नहीं हो रहे हैं करने के लिए। जहां आपका इरादा हो गया, आपने तैयारी शुरू कर दी, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए टेक्निकली, आप अगर विद इन द टाइम लाइन है तो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं एक ऐसे भी इंसान को जानता हूँ जिन्होंने 30 पे ये इरादा लिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्वालिफाई किया एग्ज़ाम, आफ्टर वर्किंग फॉर 4 ईयर्स इन अ PSU। तो वो 4 साल PSU में काम करने के बाद भी उन्होंने जॉब छोड़कर फिर ये तैयारी करी। तो सही टाइम तो मैं कहूँगा सर कि जैसे आपने बताया कि लेट स्कूल एक अच्छा टाइम है ओरिएंटेशन बनाने के लिए, लेकिन अगर क्योंकि जैसे मेरे जैसे लोग जो कि ग्रेजुएशन के बाद इरादा करते हैं या PG में आने के बाद इरादा करते हैं, उनके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पहले से इरादा करके बैठा है तो उसे कोई एडवांटेज होने वाली है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो जब आना चाहे इसमें आ सकता है सर। और एक जनरल प्रैक्टिस है, जितने लोगों से मैं मिला हूँ जो तैयारी करना चाह रहे हैं या काउंसलिंग करते हैं कि यूपीएससी की तरफ जाना है तो आर्ट्स को प्रेफरेंस दिया जाए। अभी फॉर एग्जांपल कोई 10th के बाद अगर काउंसलिंग के लिए आया है, अभी उसने आगे की स्ट्रीम को सिलेक्ट नहीं किया है,
तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि फिर आप आर्ट्स से रिलेटेड स्ट्रीम्स को अभी से चूज़ कीजिए तो आगे यूपीएससी में आसानी होगी। तो क्या ये रियलिटी है, या अभी आप साइंस से रिलेटेड भी, फिर इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, या और भी जितने भी फील्ड है, किसी भी चीज़ में करिए, उसके बाद आसानी से भी आप चूज़ कर सकते हैं? सर इसमें यह है कि अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट बच्चा लेना चाहता है खुद 11th-12th में, तो वो ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो यूपीएससी में आते हैं तो उनको एनीवे 11th-12th का आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा, और कोई ना कोई आपको बीए का सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। अगर जैसे एंथ्रोपोलॉजी मैंने लिया तो मुझे अंडर ग्रेजुएशन और पीजी भी पढ़ना पड़ा एंथ्रोपोलॉजी के लिए। तो अगर वो आर्ट्स लेना चाहता है बच्चा, अगर वो साइंस नहीं लेना चाहता, या फिर अगर वो समझता है कि आर्ट्स में उसको ज़्यादा पढ़ना है, तो वो ले सकता है। लेकिन जो लोग साइंस ले रहे हैं, जैसे मैं पर्सनली बताता हूँ सर, मेरी प्रिपरेशन में या मेरे सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल रहा कि मेहनत की आदत पड़ जाना। तो जैसे मेरी जेई के तैयारी के टाइम पे जो मेहनत की आदत पड़ी, एनआईटी जाने के बाद जिस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न होता था, डेली एग्ज़ाम हमारे होते थे वहाँ पे, वहाँ जो मेहनत की आदत पड़ी, और जिस तरह से हमने सिलेबस को एनालाइज़ करना, उसको ब्रेक करना, ये चीज़ें सीखी, तो ये मुझे इंजीनियरिंग कर ही समझ में आई कि जैसे हम लोग बहुत बार इंजीनियरिंग कॉलेज में बोलते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन कम टाइम में पढ़ के भी अच्छे नंबर ले आते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने कॉलेज में सीखी सर, लगता है मुझे वो यहाँ पे काम आई। तो आप किसी बैकग्राउंड से आते हो, अगर साइंस से आप जा रहे हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पहले तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, तो आपको एक मेहनत की आदत पड़ जाती है। आपको किसी बड़े एग्ज़ाम को एनालाइज करके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं यूपीएससी में आपको हेल्प ज़रूर करता है आगे जाके। तो इसी से कनेक्टेड अगर आगे हम बात करें, तो अगर यूपीएससी को किसी को पार्ट लेना है, उसको क्वालिफाई करने की तैयारी करना है, तो टॉप 4-5 चीज़ें क्या रहेगी जो मस्ट है? फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि आपको टॉप ट्यूटर्स चाहिए, एक्सपीरियंस, जिनके अंडर में जाने के बाद वो कंपलसरी पार्ट है। या हम जिस स्टेट या सिटी में हैं, महाराष्ट्र, यहाँ भी उसका उतना कल्चर नहीं है, नॉर्थ में ज़्यादा कल्चर है। तो ये प्रैक्टिस है कि किसी को करना है तो वहीं जाए तो ही होगा, यहाँ रहते हुए वो नहीं हो सकेगा। ऐसे जो मिथ्स हैं या रियलिटी हैं, तो मिनिमम जैसा आपने आपके उसमें कहा कि एनआईटी के दौर में आपको वो मेहनत की आदत हुई, तो मेहनत की आदत या पढ़ाई की तरफ फोकस ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर रियल गाइडेंस और रियल ट्यूटर्स वगैरह उनकी ज़्यादा वैल्यू है? क्या चीज़ ज़्यादा मायने रखती है? सर मेरा मानना तो ये है कि अगर इस एग्ज़ाम में अगर आप पढ़ाई की आदत या मेहनत की आदत नहीं है किसी को, तो वो दुनिया की किसी भी कोचिंग में जा सकता है, बेस्ट से बेस्ट टीचर से पढ़ सकता है, लेकिन तब भी वो सेलेक्ट होना उनका बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अल्टीमेटली पेपर आपको लिखना है बैठ के, और अब खुद ही आपको जो पढ़ना है वो खुद ही पढ़ना है, उसे आपको याद करना है, एनालाइज आपको खुद करना है, वहाँ जाके रेप्लिकेट करना है। तो पहली मैं कहूँगा सर, ये सबसे बड़ा मिथ है कि आपको दिल्ली जाना ज़रूरी है तैयारी करने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने भी अलीगढ़ में रह के, हालांकि वो दिल्ली से बहुत पास है, लेकिन तब भी मेरी तैयारी दिल्ली में नहीं रही थी, मेरी तैयारी अलीगढ़ में ही रही, किसी कोचिंग में नहीं रही। एएमयू आरसीए से मैं कनेक्टेड था, जहाँ पे मैं उसका इकोसिस्टम एक यूज़ करता था, लाइब्रेरी मैं इस्तेमाल करता था, वहाँ टेस्ट भी लिखता था, तो वहाँ से मैं थोड़ा कनेक्टेड था। तो मुझे लगता है सर इकोसिस्टम एक जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि जो कोचिंग में आप जाएँ, या फिर आप किसी बहुत आला दर्जे के मेंटर के पास जाएँ। मुझे लगता है कि अगर आप इकोसिस्टम वो अपने घर पे ही बना पा रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ करिए मेरे जो 2-3 दोस्त थे, वो लोग अलग अलग शहरों में थे, एक मेरठ में था, एक ग्वालियर में था, एक मैं था, एक देहरादून में थे, और हम चारों गूगल मीट पे आके जो है वो वीकली या फिर एक महीने में 2-3 बार मीटिंग करके करते थे कि भाई अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो अभी आज के इंटरनेट के दौर में नॉलेज इतनी डेमोक्रेटाइज हो चुकी है कि आपको कहीं जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, कोई मटेरियल के लिए, किसी नॉलेज के लिए। हर चीज़ PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो आप वहाँ कॉल करके अपने आप पार्सल करके मंगा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं आजकल। दिल्ली के जितने भी शॉप्स हैं हमारे, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग के, वो ऑल इंडिया डिलीवरी हर जगह हर मटेरियल ही करते हैं। तो अभी जाने की रिक्वायरमेंट तो ख़त्म हो चुकी। रही बात मेंटर्स की, तो मुझे लगता है सर कि इस एग्ज़ाम में एटलीस्ट रोल होता है उन लोगों का जो कम से कम ये एग्ज़ाम के थ्रू एक बार गुजरे हों, सेलेक्ट हुए हों ना हुए हों वो अलग बात है, लेकिन अगर वो इस तैयारी से एक बार गुजरे हों तो वो बता पाते हैं कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो एक डायरेक्शन जो है वो मिल जाता है। तो अगर आपके पास एक इकोसिस्टम ये है, वो कहीं भी हो सकता है, अपने आपका रूम भी आपका इकोसिस्टम हो सकता है, आपका शहर आपका इकोसिस्टम हो सकता है, और इंडिया में वो कहीं भी लोकेटेड हो सकता है। प्लस आपके पास कोई ऐसा मेंटोर या कोई ऐसा गाइडेंस है जो इंसान इस प्रोसेस से फेमिलियर है,
बस सर ये 2 चीज़ें मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। कोई अगर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हम जिस शहर में हैं औरंगाबाद में, वो डिसाइड करता है कि मुझे यूपीएससी करना है और वो यहीं रह के करना है, तो उसको क्या अब करना होगा, क्या उसका सिस्टम हो जाए? वो इस कंसर्न में आपसे ज़्यादा रिलेटिव आंसर मिलेगा। करेक्ट। इसलिए कि आपने इंडिविजुअली अकेले घर पर रह के पढ़ाई की, तो वो यहाँ पर रह के ऐसी क्या चीज़ें कर सकता है जिससे उसका सिलेक्शन वाला पार्ट बढ़ सकता है? सर इसको मैं कुछ स्टेप्स में बताऊंगा कि क्या रहता है तैयारी का प्रोसेस। सो जैसे मैं भी अलीगढ़ से हूँ, वो भी औरंगाबाद जैसी एक सिटी है, और वहाँ पर भी तो अगर मैंने जैसे तैयारी करी थी तो पहला स्टेप होगा उनके लिए कि वो यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करें और वो समझें कि ये एग्ज़ाम के कितने स्टेजेस हैं, किस स्टेज का नेचर क्या है, कहाँ एमसीक्यू पूछा जाता है, क्या क्वालिफाइंग नेचर का है, क्या जो है मेरिट नेचर का है, फिर मेंस में कितने एग्ज़ाम होते हैं, वो रिटन नेचर के हैं कि नहीं। तो पहले वो पैटर्न जो है वो समझना पड़ेगा एग्ज़ाम का, कौन सा स्टेज कितने नंबर का है, कौन सा स्टेज कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर नेक्स्ट स्टेप होगा कि उन सिलेबस को भी फर्दर ब्रेक डाउन है सब्जेक्ट्स में, जैसे GS 1 2 3 4 हमारे सब्जेक्ट हैं जनरल स्टडीज़ के, उसके अंदर फर्दर सब्जेक्ट ब्रेक डाउन है और फर्दर सब्जेक्ट के अंदर फर्दर टॉपिक ब्रेक डाउन है। तो यूपीएससी ने खुद एक इतना जो बोला था कि पहाड़ जैसा सिलेबस है, उसको खुद आपको ब्रेक डाउन करके दिया है। तो पहला स्टेप सर रहेगा कि वो सिलेबस डाउनलोड करें, उनको समझें कि इस सिलेबस में क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है एग्ज़ाम की। जैसे हम किसी वॉर में जा रहे होते हैं तो हम पहले समझते हैं कि हमारा जो बैटल ग्राउंड है वो कैसा है, हमारे एनिमी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उस तरह से हमें यूपीएससी को पढ़ना पड़ेगा। सर उसका अगला स्टेप ये होना चाहिए कि उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि वो ऑप्शनल क्या लेने वाले हैं सब्जेक्ट, क्योंकि ऑप्शनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा भी तो आपको कौन सी सर्विस मिलेगी, क्या आपकी रैंक आएगी। तो वो अपना ऑप्शनल डिसाइड करें, प्रेफरेबली वो लें जो उनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है। मेरे केस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, बिकॉज बहुत वास्ट है और वहाँ मार्क्स थोड़े कम आ रहे थे रिसेंट ईयर्स में, तो मैंने वो नहीं लिया। तो अगर वो पहले अपना ऑप्शनल डिसाइड करें, फिर ऑप्शनल थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करें। न्यूज़पेपर रीडिंग एक ऐसी है जो अभी से वो स्टार्ट कर दें, तो न्यूज़पेपर भी जो वो इंग्लिश हिंदी उर्दू जो भी उनका मीडियम हो, उस मीडियम से वो न्यूज़पेपर पढ़ें और रेगुलरली न्यूज़पेपर को दें। सर इसके बाद फिर वो धीरे धीरे मतलब ब्रेक डाउन करते रहें अपने टारगेट्स, और हर सब्जेक्ट की कुछ बेसिक बुक्स आती हैं जो आज भी वो यूट्यूब पे अगर सर्च करें, गूगल पर सर्च करें, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि आपको IAS के लिए तैयारी के लिए कौन कौन सी बेसिक्स बुक पढ़नी है। वो बुक्स ला के उनसे थोड़ा सा फेमिलियर हों और वो पढ़ना शुरू करें। इससे पहले भी सर NCERTs की जो हमारी किताबें हैं, जो हमारी CBSE बोर्ड की या फिर किसी भी बोर्ड की जो बुक्स यूज़ होती हैं 6 से 12 तक की, वो बुक्स वो पढ़ें। तो ये इस तरह से फाउंडेशन जो है वो बनाना स्टार्ट करें, फिर अपने आप वो एक तरह से तैयारी जो है बिल्डअप होती जाती है सर। इसमें जैसा फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट इस गाइडेंस के हिसाब से अपनी सिटी में काम स्टार्ट करता है, प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, लेकिन वो कितना सही जा रहा है और उसका एवेलुएशन की कहाँ पे उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो फिर वो यहाँ पे रहते हुए कैसे कर सकेगा सेल्फ वाले कमेंट? सर एक तो इसमें ऑप्शन होगा कि वो ऑनलाइन जो है वो फ्री टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं हमारे, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। मेंस के लिए वो क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक हमारे पास सॉल्ट वो आता है, पूरा बुकलेट आती है, एक बुक आती है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लें मेंस के लिए। वो क्या करें, अपने क्वेश्चन से अटेम्प्ट करें क्वेश्चन, उसके बाद वो इवेलुएट अपने आप को करें उस आंसर से जो कि उस बुक में लिखा हुआ है, और वो उसे कंपेयर करके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये हो गया। तो दूसरा ऑप्शन मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ में इनरोल करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और वो टेस्ट सीरीज़ उतनी महंगी नहीं होती जितनी कोचिंग की क्लासेस महंगी होती हैं। वो काफ़ी कम पैसे में भी आपको मिल सकती है, अलग अलग जगह पर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, तो उनमें इनरोल करके वो अपने आप को एवेलुएट करें। अब वो यहाँ बैठकर इस तरह तैयारी कर सकते हैं कि यहाँ से, जैसे मैं अलीगढ़ से अपने टेस्ट लिखता था, उसको स्कैन अपने फ़ोन से करके PDF बनाता था और वो मैं दिल्ली ईमेल से भेजता था, वो वहाँ इवेलुएट करके मुझे ईमेल से वापस भेज देते थे। तो वो ईमेल वाला काम अलीगढ़ में भी होता था, वैसा ही वो औरंगाबाद में होगा या फिर दुनिया के किसी पार्ट में भी होगा। तो आपको वो इवेल्युएशन जो है वो फील बाय द बेस्ट इवेलुएटर्स जो कि दिल्ली में बैठ के आज कर रहे हैं, वो आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप औरंगाबाद में या फिर किसी भी शहर में लेकर बैठ के आप ले सकते हैं। ये तो डूज हैं जो प्रिपरेशन के हैं, डोंट्स क्या है, लेकिन जो कोई अगर फैसला कर रहा है करना है तो अब किन चीज़ों को उसको अवॉइड करना है? सर पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ तो होगी कि आसपास वाले लोगों की थोड़ी कम सुने। मतलब इस तरह से कि कुछ लोग आपको ना बहुत डीमोटिवेट करने वाले हैं इसमें। स्टार्ट जब आप करेंगे, जैसे मुझे भी किया था कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, 10-15 लाख लोग बैठ रहे हैं
और चंद 100 ही सेलेक्ट हो पा रहे हैं, कुछ 100 ही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा डिमोटिवेट होना ख़त्म करें। तो मतलब दूसरों से थोड़ा सुनना, अगर सुन भी रहे हैं तो फ़िल्टर आउट करें। आपका टारगेट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा सर मैं ऐसे बोलूँगा कि ऑनेस्ट अगर आप नहीं हैं, ये डोंट है दूसरा सबसे बड़ा, कि अपने आप से अगर आप झूठ बोलते रहेंगे इस तैयारी में तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस तैयारी में कई बार ऐसा मौका आएगा जब आपको लगेगा कि आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करें और अपनी जो परेशानियां हैं, जो कमियां हैं, उन पे काम करें। तीसरा सर डोंट सबसे बड़ा इस एग्ज़ाम का है कि ओवरलोडिंग ऑफ सिलेबस या बुक्स, कि आपने हिस्ट्री की 4 किताबें रख ली NCERTs के अलावा। अब 4 आप किताबें अगर हिस्ट्री की रख लेंगे तो आप उन चारों में से एक का भी सही से कंटेंट आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे। तो जैसे मैं एक किताब थी मेरी, उसको ही 10-15 बार मैंने रिवाइज़ किया है। ऐसे हर सब्जेक्ट की आपको कुछ बेसिक किताबें मिलेंगी, उन्हीं पे स्टिक करें, उन्हीं को रिवाइज़ करें मल्टीपल टाइम्स। नए जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि उनको लगता है कि ये किताब अच्छी है, वो पढ़ते हैं, कोई और बोल देता है कि ये नहीं, ये किताब अच्छी है, तो फिर उस पर स्विच कर जाते हैं। और इस सिलसिले में एक भी किताब ऐसी नहीं होती जो बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं वो। तो अपना कंटेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड रखें, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में आज कंटेंट ओवरलोड हो गया है। पहले कंटेंट नहीं मिलता था, अब कंटेंट ओवरलोड है और हमें फ़िल्टर आउट करना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो सर ये कुछ लगता है मुझे डोंट्स 3-4 हैं जो लोग अवॉइड कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आजकल ख़ासतौर से स्टडीज़ में बड़ा फैक्टर बन रहा है कि लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन जो कुछ अवेलेबल है। मुझे लगता है कि शायद ये बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम का कंसर्न अब बनने वाला है कि यह बन चुका है कि कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम तक कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है किसी बुक पर या किसी चीज़। तो ऐसी चीज़ पे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने या डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या चीज़ और काम है? सर मुझे सबसे बड़ा इसमें एक मुझे लगता है कि जब हम फ़ोन या फिर जैसे आईपैड या फिर किसी लैपटॉप के थ्रू पढ़ाई करते हैं, जैसे मैं रहता था तो ऑनलाइन में कनेक्टेड रहता था, ये सब भेजता रहता था और सॉफ्ट नोट्स भी बनाता था, तो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया से आता है नेचुरली, कि हमारी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब है, इन पे काफ़ी अच्छी चीज़ें भी अवेलेबल हैं जो मैंने पढ़ाई से रिलेटेड भी इस्तेमाल करी। लेकिन इतना एडिक्शन लोगों को हो जाता है कि कंसंट्रेशन लेवल वही 10 सेकंड का शॉर्ट वीडियो या 5 सेकंड की शॉर्ट रील का बन जाता है, ना कि 1.5 घंटे बैठ के एक चीज़ पढ़ने का। तो पेशेंस भी और परसिवरेंस जो है वो कम होने लगता है इसके साथ। तो सर पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे मैंने करा 2019 के बाद से मैंने सोशल मीडिया सारी शट ऑफ कर दी थी अपनी, और जब तक सिलेक्शन मेरा नहीं हो गया मैंने दोबारा से नहीं यूज़ करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लगता था कि एक तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है और दूसरा एक इस तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है कि मैं देखता हूँ कि दूसरे लोग लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज की डेट में इंसान अपना बेस्ट लाइफ दिखाता है, उनकी लाइफ में परेशानियाँ क्या है वो कोई नहीं दिखाता। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत चल रही है, मेरी ही ख़राब चल रही है। तो इस तरह से अपने आप को दूसरों से कंपेयर लोग करने लगते हैं, जिस वजह से एक तरह का डिप्रेशन आता है या फिर कॉन्फिडेंस जो है वो किल होता है हमारा। तो सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट जितने हो सके उतना करें। मैं सर एक पर्सनली मैंने यूज़ की थी, एक फॉरेस्ट ऐप करके आती है, हर फ़ोन के लिए आती है वो, जिसमें आप सेशंस लगा सकते हैं पढ़ाई के। तो आपने फ़र्ज़ करिए 1.5 घंटे का सेशन लगाया, 1.5 घंटे तक आपका फ़ोन जो है वो लॉक्ड रहेगा, उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे फ़ोन पे, कोई कॉल भी नहीं आएगी आपके पास। और जब वो 1.5 घंटा हो जाएगा तो आपका एक वर्चुअल एक फॉरेस्ट है, इसमें एक पेड़ लगा दिया जाएगा उस 1.5 घंटे के लिए, और वो पेड़ आपके टोटल क्यूमुलेटिव होता रहता है। तो आपको वो एवरेज दिखाता है कि आप वीक में इतना घंटे पढ़ रहे हैं हर रोज़, और मंथ में आपने इतने घंटे पढ़ा, टोटल कितने घंटे पढ़ा। तो इस तरह से क्वांटिफाई करें अपनी तैयारी को, ताकि कंसंट्रेशन आप जो है वो बेटर बना पाएँ। एक और चीज़ यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड समझना था कि नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दूसरे आपने JEE भी क्वालिफाई किया है और यूपीएससी भी किया। JEE टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड पार्ट है, MCQs हैं सिंपल, यूपीएससी वैसा नहीं है। तो जहाँ MCQs वाला पैटर्न होता है वहाँ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या यूपीएससी में भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, या फिर आप क्या परसेप्शन उससे ले रहे हैं या क्या समझ रहे हैं वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्या चीज़ होता है? सर तो इसमें जैसे हमारा प्रीलिम्स स्टेज है, उसमें दोनों पेपर MCQ टाइप हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो वहाँ मुझे जो JEE का जो स्किल थी MCQ सॉल्व करने की, वो वहाँ पर काम आई मुझे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद मेंस में सब कुछ डिस्क्रिप्टिव है, आपको 9 पेपर लिखने हैं, 3-3 घंटे के हैं वो। तो उसमें पहली इन्फॉर्मेशन और कंटेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही, कि अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है उस कंटेंट को वहाँ पर डिलीवर कर पाना, या फिर अपना एक्सप्रेस कर पाना वर्ड्स में, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि आप जो चीज़ सोचते हैं उसको आप
किताब मतलब आप पेपर पे लिख के भी एग्जामिनर को दे पाएँ उसी इंटेंसिटी से। तो उसको एक्सप्रेस कर पाना, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, लैंग्वेज पे कमांड हो पाना, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, मराठी हो, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, आपको उस पर कमांड हो कि आप अपने जो थॉट्स हैं उसको वर्ड्स में लिख पाएँ मेंस में। थर्ड सर मुझे लगेगा कि एनालिसिस जो होता है एक चीज़ का, या एनालिटिकल कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी में, क्योंकि वहाँ जो 20 क्वेश्चन एक पेपर में आने वाले हैं वो आपके कभी देखे हुए क्वेश्चन नहीं होंगे। वो डायरेक्ट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत कम क्वेश्चंस होंगे। वो कहीं ना कहीं एनालिसिस करवाएंगे आपको। किसी लॉ का एनालिसिस हो सकता है, किसी नेशनल प्रॉब्लम का एनालिसिस हो सकता है, किसी सोशल डेवलपमेंट इशू का एनालिसिस हो सकता है। तो वो एनालिसिस करने की आदत पड़ती है आपकी न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं। किसी इशू को हर पर्सपेक्टिव से देख पाएँ आप, उसके पॉजिटिव देख पाएँ, उसके नेगेटिव देख पाएँ, और फिर एक सोल्यूशन दे पाएँ आप। तो इस तरह का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसका एनालिटिकल पार्ट भी जो लगता है यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। लेकिन ये है कि जब आपका जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका एवेलुएशन जब होता है तो इस एंगल से होता है कि इसकी पर्टिकुलरली क्या समझ बनी है इसको लेकर, या सिंपल इसने कंटेंट को प्रॉपरली लिखा है या नहीं लिखा है, ये दोनों में क्या चीज़ होती है? सर कंटेंट इम्पॉर्टेंट है, कंटेंट इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि बेसिक जो कंटेंट है, जैसे मान लिए पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आया है, तो आपको बेसिक जो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर बेसिक जो लॉज हैं उनको कंटेंट तो लिखना ही पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं लिखा तो आपका आंसर में आपको उतने बेसिक मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वो तो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ही। लेकिन उसके बाद एक चीज़ होती है कि हम लोग कभी कभी ना क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन की डिमांड हिट कर रहे हैं ठीक, तो मुझे वो लगता है वो एक फैक्टर है जो एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपके पास कंटेंट बेसिक है, बट आपने क्वेश्चन समझा है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, और उस हिसाब से आपने एनालिसिस अपना प्रोवाइड किया है। लेकिन इसमें एक सर पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूपीएससी में जब आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो एक पॉजिटिव मतलब माइंडसेट का आंसर होना चाहिए। वो आपको प्रॉब्लम भी है, लेकिन आप उसमें भी आप ये देखें कि उस प्रॉब्लम को सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने के एंगल से ना देखें, क्योंकि आप कल को एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्वर होने वाले हैं। तो आपका अप्रोच क्वेश्चन में होना चाहिए कि आप इस प्रॉब्लम हैं, आप उनको लिस्ट डाउन करेंगे, बट व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड नाउ, कि अब मैं इसको सॉल्व किस तरह से करूँगा। तो इस मुझे लगता है ये एक तरह का माइंडसेट जो है वो एग्जामिनर के दिमाग में भी रहता है कि क्योंकि ये इंसान कल को एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होल्ड करेगा, तो क्या इनका वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है कि नहीं है। एक चीज़ जो आपने अभी लास्ट आंसर में लैंग्वेजेस से रिलेटेड बताई, तो नॉर्मली समझ तो ये रहती है कि लोग प्रायोरिटी इंग्लिश को ही देते हैं, अदर लैंग्वेजेस का फिर वो परसेंटेज डाउन होते होते आता है। तो ऐसा कोई सिस्टम है या मतलब चीज़ें हैं कि भाई ये लैंग्वेज होगी तो ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस होंगे, आंसर मीडियम जो रहेगा, या आप किसी भी लैंग्वेज का पार्ट हो आप क्वालिफाई कर सकते हैं आसानी से? तो दोनों में क्या डिफरेंस? मैं उसको इस कंसर्न में भी पूछ रहा हूँ कि लोग नॉर्मली डिसीजन लेते हैं रिज़ल्ट की बेसिस पे। रिज़ल्ट की क्वांटिटी में लैंग्वेज बेस देखा जाए तो इंग्लिश के सबसे ज़्यादा होंगे, फिर हिंदी के होंगे, इस तरह से। तो उस एंगल से चूज़ करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, या फिर आपकी जो लैंग्वेज है वो वाला पार्ट है? सर मुझे लगता है यूपीएससी में ना कंटेंट और नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, मीडियम इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब आप इंग्लिश से दे रहे हैं या मराठी से लिख रहे हैं, गुजराती लैंग्वेज से लिख रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, ये इररेलेवेंट हो जाता है अगर आप नॉलेज अपने या कंटेंट डिलीवर कर पा रहे हैं वहाँ पे जाके। तो अगर रिजल्ट देखें सर, तो प्रोपोर्शनल अगर हम देखेंगे कितने लोग इंग्लिश से लिख रहे हैं उनमें से कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, कितने लोग फ़र्ज़ करिए मराठी या उर्दू से लिख रहे हैं उसमें कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वो प्रोपोर्शन अगर मैं कहूँ इक्वल नहीं, बल्कि ये लैंग्वेजेस जो है मदर टंग जो है हमारी, उनका ज़्यादा ही आएगा। क्योंकि हम जिस चीज़ को सोचते हैं जिस लैंग्वेज में, क्योंकि अभी अगर मैं इंग्लिश मीडियम से लिखा है मैंने, लेकिन एनालिसिस मेरे दिमाग में अभी भी उर्दू या हिंदुस्तानी लैंग्वेज में ही चलता है, क्योंकि मेरी मदर टंग वो है। तो अगर आप सोचिए, अगर कोई बच्चा मदर टंग में अगर कुछ सोच रहा है और उसी को उसी मदर टंग में ही अगर वो उसे एक्सप्रेस करना है, तो वो एफिशिएंसी किसी और के कंपैरिजन में बेटर ही आने वाली है। तो ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अभी इनिशिएटिव जो हमारा नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, उसमें जो पुश है टुवर्ड्स मदर टंग, उसका रीज़न भी यही है सर, कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपका मदर टंग में है, और वो आप कन्वर्ट जो कर रहे हैं अपने उसमें, वो मदर टंग में कर रहे हैं। तो आपको अगर तैयारी करने आना है तो आपको इस झमेले में नहीं पड़ना है कि आपको इंग्लिश मीडियम में ही ज़रूरी है तैयारी करना। आप जिस मीडियम में हैं उसमें तैयारी करिए। हाँ, एक थोड़ी सी एडवांटेज इंग्लिश वालों को ये रहती है कि उनके पास थोड़ा कंटेंट अवेलेबल अभी आज की डेट में ज़्यादा है, लेकिन इस पे हमें
मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वर्किंग एंड जो आपने सिलेबस की बुक्स पढ़ी हैं अपने मीडियम में, आप उनका इस्तेमाल करके भी उस मीडियम से एग्ज़ाम दे सकते हैं और लोग क्वालिफाई कर रहे हैं हर साल हर मीडियम से। तो ये थोड़ा सा प्रिपरेशन वाले साइड पे आ जाते हैं। किसी को अगर डिसाइड कोई करता है तो कितना मिनिमम ऑफ आवर्स उसको स्टडी की प्रैक्टिस बनाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक समझ ये भी बना दी जाती है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जा रहे हैं प्रिपरेशन के, तो आपको दुनिया की बाकी सारी चीज़ों से कट जाना हो, फिर वो स्पोर्ट्स हो, सोशल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के भी एग्ज़ाम्पल्स रखे जाते हैं कि फ़ला स्टूडेंट था, वो प्रिपरेशन के लिए गया, उसने 3 साल लगाए, 3 साल में वो घर से कभी नहीं मिला, उसमें उसके घर में शादियाँ हो गई, सब हो गया, और वो फिर क्वालिफाई करके रिटर्न आया। तो एक एक्सट्रीम साइड ये भी है। तो क्या ये डोमिनेटिंग पार्ट है कि इस तरह के एफर्ट्स लेंगे तभी जाकर आप क्वालिफाई कर पाएंगे? सर एक तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे पहले बात करूँगा। तो मेरा एक मानना ये है कि जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे ना, उससे पहले आप अपने आप को अराउंड 15 मंथ से 18 मंथ्स का टाइम दें तैयारी करने के लिए, प्रीलिम्स देने से पहले पहले। और इन 15 मंथ्स के अंदर 1 साल का तो एग्ज़ाम ही हो गया, तो टोटल 2.5 साल का ये प्रोसेस हो गया विद एग्ज़ाम। एक अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट अटैम्प्ट जो है। तो आप इन 15 मंथ्स में आप मेरे हिसाब से हर रोज़ अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हर रोज़ ये कंसिस्टेंटली कर रहे हैं विद अ वीकली ब्रेक, हर इंसान एक वीक में ब्रेक डिज़र्व करता है, तो आप अगर इस शेड्यूल को आप स्टिक कर रहे हैं फॉर 1.5 ईयर, तो मुझे लगता है कि आपको कोई नहीं रोक सकता एक अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करने से। और सर रही बात सेकंड क्वेश्चन की, जहाँ तक मैं बोलूँगा, तो उसमें मुझे मानना है कि जो मतलब जैसे मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरा तो घर पे तैयारी रहने का पर्पज़ ही ये था कि मैं पेरेंट्स के साथ रह पाऊँ, क्योंकि जो पेरेंट्स का हमारे जो इमोशनल सपोर्ट है, जो हमारे फैमिली का सपोर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रिपरेशन में, आपको एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इसमें लोज बहुत आने वाले हैं और उसमें जो पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं वैसा कोई और नहीं कर पाता। तो सर फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ हो जाना या फिर अपनी सोशल मीडिया से कट ऑफ होना एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्शन होता है। सोशल लाइफ से कट ऑफ हो जाना, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान ना रखना, स्पोर्ट्स ना खेलना, जैसे मैं जिम भी जाता था रेगुलरली, मैं स्पोर्ट्स भी करता था, तो ये सब चीज़ें सर चलती रहनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई यूपीएससी की सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, उसके अलावा जो हमारे स्फेयर्स हैं लाइफ के, जैसे हमारा सोशल स्फेयर हो गया, हमारी हॉबीज़ हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, कि ये सब चीज़ें आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगी कंपटीशन क्रैक करने में। वरना आप इतना स्ट्रेस ले लेंगे, अगर किसी चीज़ से जितना हम अटैच हो जाते हैं उतना ज़्यादा वो चीज़ हमें एंग्जाइटी और वो देना शुरू करती है। तो आप तैयारी करें, अपना 8 घंटा रोज़ का दें। 8 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं, 8 घंटा सो रहे हैं, और बाकी के 8 घंटे आप खाना पीना करके भी आपके पास 2-3 घंटे हॉबीज़ के लिए निकल जाएंगे हर रोज़, या 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकल जाएगा। तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है तैयारी करने का, बनिस्बत इसके कि आप पूरा ही कट ऑफ कर दें हर किसी से, क्योंकि उसके बाद फिर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाएंगे, आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे और आप कुछ और भी नहीं कर सकते। तो सर ये अप्रोच जो है मुझे लगता है ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी वाला जो अप्रोच है वो ज़्यादा अच्छा अप्रोच है। आपने जो भी कहा कि अपने घर पे उसी वजह से रहे, तो इस ड्यूरेशन में क्या सपोर्ट घर का रहा और किस अंदाज का रहा, वो अगर कुछ आए सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ एग्जांपल्स मैंने ऐसी भी देखी हैं, रिवर्स वाली भी देखी, ये ठीक है अब यहाँ रोक दो, या अब नहीं है, नहीं कर सकोगे, ये वाला एक साइड होता है। आप वाले साइड में आपने कहा कि पॉजिटिव वाला साइड है कि नहीं करो और हो सकता है, तो क्या चीज़ें ऐसी हुई, कुछ इंसिडेंट्स अगर हो तो और ज़्यादा? सर पहली चीज़ तो ये कि जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरी जॉब जो थी वो माशाल्लाह अच्छी थी, और मेरे फादर रिटायर हो चुके थे, तो मेरा जॉब छोड़ने का एक डिसीजन जो था 2020 में जो मैंने लिया, वो एक ऐसा डिसीजन था कि अगर मतलब मेरी मदर या मेरे फादर अगर एक बार भी ये बोल देते कि नहीं तुम्हें जॉब करना ज़रूरी है, तो शायद मैं सोच भी नहीं पाता छोड़ने के लिए उस जॉब को। तो जब मैंने अपने घर पे बोला कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है इसलिए मुझे जॉब छोड़ के आना है, तो अगला क्वेश्चन मतलब यही था कि तुम आ कब रहे हो, ये नहीं था कि तुम नहीं करो या क्या करो। तो उस मोमेंट पे जो सपोर्ट था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो बिलीफ जो होता है ना पेरेंट्स का, कि तुमने अगर आपने ये सोचा तो आप कर सकते हैं ये, और वो जो आपको ट्रस्ट करते हैं, वो सर मेरे केस में एक बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर था। उसके अलावा जब मैं घर आ गया तो घर पे अच्छा मेरे साथ ये होता था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता रहता था, तो मेरी अम्मा बार बार याद दिलाती थी कि चलो ब्रेक ले लो, अब थोड़ा ब्रेक लो, अब थोड़ा ये टहल लो, अभी कहीं खेल के आ जाओ, हमारे साथ टीवी देख लो या खाना खा लो, कभी कभी ऐसा होता था। तो उस तरह से मुझे थोड़ा सा पढ़ाई
से भी हटा के रखना, कभी कभी अपने साथ रखना। इसके अलावा सर जब मैं लो पॉइंट आते थे, मैं कई बार, जैसे हर इंसान फेलियर पे रोता है, तो मैं सेकंड अटेम्प्ट में एक बहुत इंसिडेंट है मेरा कि 30 मई को रिज़ल्ट आया था 2022 में, और 5 जून को अगले साल का प्रीलिम्स था, और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था इंटरव्यू देने के बाद। तो मैं घर पे रो रहा था अपनी अम्मा से, और मैं उनसे बोला था कि अब मुझे नहीं अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा किया था, मेरा नहीं हो रहा और दोबारा मेरे पास हिम्मत नहीं है करने की। तो 2 जून या 1 जून की बात है, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि इस बार इसलिए नहीं आए हैं तुम्हारे 5-6 नंबर एक्स्ट्रा, क्योंकि अगले साल टॉप 100 में रैंक आनी चाहिए, आएगी, इसलिए नहीं आया है। और उनका ये मानना है कि जब ऊपर वाला आपके साथ कुछ करता है तो उसके कुछ ना कुछ रीज़न्स होते हैं, और उनके जो प्रोसेस है उस पर आपको ट्रस्ट कर लेना चाहिए। मतलब आपके फेलियर्स भी आ रहे हैं तो उनको आपको गले लगा के किसी ना किसी तरह ये मानना पड़ेगा कि आगे कुछ और अच्छा लिखा है, इसलिए मैं आज फेल हुआ हूँ। तो उस तरह का सपोर्ट जो मेरी अम्मा, मतलब मेरी जो मदर है उनका था, वो एक ऐसा सपोर्ट था शायद जिसके बिना मैं एक जो आज मैंने किया है वो मैं नहीं कर पाता। आपकी वालिदा का बोलना ये था कि अगर उस वक्त वो 7 मार्क्स आ जाते जी, तो आप वो IRS या लोअर वाले साइड की तरफ जाते थे, जी, दूसरे और कोर्सेज। मुझे अपनी